नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। हमने यह तो समझ लिया, जान लिया कि ठोस जो होते हैं वो दो तरह से पढ़े हमने। कौन कौन से पढ़े? क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण देखेंगे, यानी इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों इनमें वर्गीकरण हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किस तरह से होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण वो हम देखते हैं एक एक करके। तो शुरू करें, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका वर्गीकरण का आधार क्या है। इनका वर्गीकरण का आधार है बंधुता। बंधुता से मतलब क्या है कि इनके मध्य कौन सी बॉन्डिंग है, कौन सा बंध है। ठीक है, देखो हम जैसे परिवार में रहते हैं, एक पूरी फैमिली होती है हमारी, तो सबके बीच में हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो हमारा उनके बहुत अच्छा और बहुत प्रबल बंध हमारे बीच में है ना। लेकिन कोई हमारे दूर के रिश्तेदार हैं तो हमारा उनका दूर का थोड़ा सा रिलेशन रहता है, तो वो बंध थोड़ा सा कैसा होता है, कमजोर टाइप का होता है। यानी कि कोई अगर हमारे जितने पास रहता है हम उससे उतने ही ज्यादा जुड़े रहते हैं, और कोई जितना दूर हमसे जाता है हम उससे धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कहा कि बंधुता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि किस तरह से यह ठोस आपस में एक बंध बनाते हैं। तो जितना मजबूत अच्छा बंध बनाएगा उसका मतलब उसको हम कहेंगे एक अच्छे प्रकार का ठोस। तो हमने इसको अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि अच्छे प्रकार का या बुरे प्रकार का, है ना। ये तो मैंने एक समझाया आपको। तो इसके आधार पर, बंधुता के आधार पर इनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। कैसे वर्गीकृत किया है देखो, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस तथा आणविक ठोस। ये 4 प्रकार के ठोस हैं बंधुता के आधार पर। ठीक है, यानी कि इनमें अलग तरह का बंध बन रहा है आपस में, तो यहाँ पे ये कुछ और ही प्रकार का बंध बना रहे हैं। ठीक है, यही कहानी सहसंयोजक ठोस में देखने को मिल रही है, और सेम वही चीज आणविक में। यानी कि सब ये चारों अलग अलग तरह का बंध बना रहे हैं, और उन बंध के आधार पर ही हमने इन्हें नाम दिया है। जिस तरह का बंध इसमें बन रहा है इसको आयनिक ठोस कहा, इसको धात्विक कहा, उसको आणविक कहा, और उसको सहसंयोजक कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है। किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो किसी में कमजोर है। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आयनिक ठोस की। किसकी बात करेंगे? आयनिक ठोस की। ठीक है, अब आयनिक ठोस में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरफ प्लस माइनस ऐसे कुछ संरचना दिख रही है। ठीक है, मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं किसका बच्चों? उदाहरण लेते हैं NaCl का। NaCl, ठीक है, Na पे प्लस और Cl पर माइनस। ठीक है, तो मान लीजिए जितना भी प्लस चार्ज है वो हमारा Na है, और जिस पर माइनस है वो हमारा Cl या क्लोरीन है। ठीक है, अब देखो, अब ये किस तरह का जो ठोस है वो कैसा है? आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस क्यों बोला? इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या बन रहे हैं, इसमें आयन बन रहे हैं। जैसे कि धनायन, ये क्या है? धनायन, और वो क्या है? ऋणायन। धनायन, ठीक है, और ये क्या है? ऋणायन। ठीक है, तो इस तरह से आयन्स बन रहे हैं। तो जब आयन बनते हैं और आयन आपस में जब बंध बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध। ठीक है, जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश, तो ये बन गया धनायन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर क्या आ गया? ऋणावेश, तो ये क्या हो गया? ऋणायन। तो इस तरह से ये आयन बनाते हैं, और आयन बनाने के बाद में सोडियम को, क्लोरीन को, भाई सोडियम को तो इलेक्ट्रॉन देना था और क्लोरीन को जरूरत थी, उसने ले लिया, तो आपस में मिलकर के जो एक बंध बना वो एक बहुत ही मजबूत प्रकार का बंध बना इनके बीच में। ठीक है, अब कैसे? देखो हम इसमें जानेंगे, कैसे जानेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जब आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या है, यानी यहाँ जो कण बन रहे हैं
हम देखो सारी बातें जो पढ़ रहे हैं बच्चों ठोस के बारे में, हम सबसे पहले ये बात दिमाग में रख लें कि हम जो अवस्था ये ठोस पढ़ रहे हैं, ये हम अवयवी कणों की कहानी पढ़ रहे हैं पूरे, यानी कि जो कण मिलकर के क्या बनाते हैं। देखो पदार्थ किससे बना है, छोटे छोटे कणों से, और उन्हीं कणों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ठोस अवस्था में जो कण है, जो अवयवी कण है, तो हम बात कर रहे हैं आयनिक ठोस की, यानी क्या बन रहे हैं यहाँ पे, आयन आपस में मिलकर के और बॉन्ड बना के एक क्रिस्टल उन्होंने, एक जालक उन्होंने बना दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में मेरे पास में कण कौन कौन से है, मेरे पास धनायन और ऋणायन। क्या है मेरे पास कण बच्चों, यहाँ धनायन, धनायन व ऋणायन। ठीक है, ये मेरे पास में है। ठीक है, अब इनके बीच में बनने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा है, यानी कि ये जो बंध बना रहे हैं, ये कौन सा बंध बन रहा है, ये बन रहा है इनके बीच में वाला आयनिक बंध। आयन का फॉर्मेशन हो रहा, आयन बन रहे, तो बंध भी कैसा बन गया, आयनिक बंध, आयनिक बंध। देखो बच्चों, आयनिक ठोसों में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण होता है। क्या होता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण। इस प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण की वजह से ये बंध होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंध होता है। ठीक है, अब इनके बात करें अगर गलनांक और क्वथनांक की, तो जब इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसा है, प्रबल है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत जो बल है वो बहुत ज्यादा है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल इनके मध्य में है, तो जब हम इसका अगर गलनांक यानी कि इसको हम गर्म करेंगे तो इसका गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा, उच्च गलनांक होगा, बहुत ज्यादा इनका गलनांक हमको मिलेगा, और गलनांक ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आयनिक ठोसों के लिए गलनांक और क्वथनांक दोनों ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, कारण मैंने आपको बोला इनके बीच में प्रबल बंध है, भाई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको तोड़ने में समय तो लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो आयनिक बंध है, वो आयनिक बंध क्या है, इनके बीच में बन रहा है प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आयंस हैं, ये आयंस जो दिख रहे हैं धनायन ऋणायन जो है, ये मुक्त नहीं है, मूव नहीं कर पाते, आयनों में इनमें कोई भी गति नहीं हो पाती है। इस वजह से यहाँ पर जब चालकता की अगर हम बात करें तो ठोस आयनिक ठोसों में चालकता नहीं होगी। ठीक है, चालकता नहीं। तो ठोस अवस्था में अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था में तो चालकता नहीं है, चालकता नहीं है, क्रॉस कर देती हूँ, मतलब नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने थोड़ा सा नमक लिया और उसको पानी में घोल दिया, है ना, अब मैं अगर कहूं तो वहां पर जो होगा, ये आयंस जो होंगे ये मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि इनके मध्य का जो बल होगा ये कमजोर हो जाएगा और ये जो है वो मूव करने लगेगा। जब आयंस गति करेंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो द्रव अवस्था में चालकता होगी। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि ये जो आयनिक ठोस है ये एक प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बंध से आपस में बंधे हुए, प्रबल आयनिक बंध इनके बीच में है, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक जो होंगे वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। और अगर हम बात करते हैं चालकता की, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो धनायन और ऋणायन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल बल के साथ में बंधे हुए एक जगह, फिक्स्ड है, मूव नहीं कर पा रहे, इधर उधर हिल नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि प्रबल बंध से बंधे हुए। भाई कोई आपको टाइट बांध दे किसी चेयर से तो क्या आप मूव कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप आराम से दौड़ोगे, है ना। तो इसी तरह से जब हम इसमें चालकता की बात करेंगे तो वो नहीं होगा ठोस में, है ना। लेकिन अगर हम इसको NaCl को मान लो, अगर हमने नमक को पानी में घोल दिया तो उस द्रव अवस्था में चालकता होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहां पर ये आयंस जो है वो मुक्त हो गए, वो बह रहे हैं, अब जा रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था, यहाँ बंधे हुए थे अच्छे से,
वहां पे फ्री कर दिया, जाओ आप, ठीक है। तो इस वजह से वहां चालकता हो रही है, ठीक है। तो उदाहरण NaCl, इसके अलावा NaCl, इसका उदाहरण है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सभी जो भी आयनिक बंध बनाते हैं, जो भी ठोस, वो सभी आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ठोस हुए हमारे आयनिक ठोस, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हमारा है धात्विक ठोस। अब नाम से ही पता चलता है, जैसे वहां आयन बन रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ धातु की कहानी है ना। सबसे पहले तो बच्चों हम ये देखते हैं कि धातु होता क्या है। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु या मेटल, ठीक है। आप देखो, आपने अगर देखा हो या पढ़ा हो, तो पढ़ाई है आपने, खैर 10th क्लास में पढ़ा है आपने, आपको अच्छे से याद भी होगा, पता भी होगा कि वहां पर हमने क्या देखा था। वहां पे हमने एक पीरियोडिक टेबल देखी थी, यानी आवर्त सारणी देखी थी ना, 10वीं क्लास में पढ़ा हो आपने अगर आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी में वहां पे हमने देखा था कि सभी तत्वों को उनकी गुणों के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित किया गया। वहां पे आपने देखा होगा जो एस ब्लॉक में जो हमारे ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक में हमारे कौन से, ग्रुप नंबर 1 मेटल और ग्रुप नंबर 2 मेटल, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे कौन सा आता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Gp1, यानी ग्रुप नंबर 1 में हमारे कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, है ना, रुबिडियम एंड देन सीजियम, ठीक है। और ग्रुप 2 में हमारे आते हैं, ग्रुप 2 में हमारे मेटल कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो आवर्त सारणी में तत्व रखे गए हैं, उनको हमने नाम दिया था कि ये धात्विक हैं, है ना, और इनको हमने नाम दिया क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। अब देखो, ये जो नाम दिए हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल, अब इसको ऐसा क्यों है, देखो ये जितनी भी धातुएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो धातु हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन ये सभी क्या इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये सब के सब एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, +1, ठीक है। यानी कि हमने देखा है कि आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें सभी के सभी जो ये हैं, ये एक ही ग्रुप में क्यों रखे हैं, क्योंकि ये सब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, इसलिए क्या दिया इसको, +1। ये सारे के सारे जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो +2 आता है इन पर आवेश, तो इन पर क्या आ जाएगा, +1, यानी कि जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम +2, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो जैसे सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें क्या, चलो मैग्नीशियम का देख लीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, 12 एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 12। तो क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s कितना हुआ, 6, 4, 10, 3s2, ये हुआ। अब ये क्या करेगा, ये अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसके बराबर, नियोन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच जाता है, जिससे इस पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम +2 में, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऊपर आवेश आ जाता है, इसके ऊपर तो आवेश ग्रहण कर लेती है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर हो गया, इसका अक्रिय गैस के बराबर, नियोन के बराबर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, अब ये इसका क्या नाम देंगे, कर्नेल, क्या नाम देंगे, कर्नेल, ठीक है। अब ये हो गया कर्नेल। तो इस तरह से अब इसने ये जो इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो मैग्नीशियम +2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ, है ना। अब नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से बांधे रखता है। कैसे बांधे रखता है, आकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब कि वो नाभिक से दूर चले गए, नाभिक के आकर्षण बल से छूट गए, बाहर निकल गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस तरह से दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, यानी कि ये +2 में कौन है हमारा, यहाँ पे मैग्नीशियम है। यहाँ पे मैंने ये किसका ले लिया, ये उदाहरण हमारा किसका है, मैग्नीशियम का, ठीक है। और ये हमारा है सोडियम का। तो दोनों के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि धातु अलग है, यानी कि एक तरफ तो धातु है, दूसरी तरफ क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अब नाभिक के आकर्षण से छूट गया है, बाहर निकल गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को से मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास में यहाँ पर ये सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर अवयवी कण। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इन धातु के मध्य में जो कर्नेल है, इसके मध्य और मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य एक बल काम कर रहा है, एक बंध काम कर रहा है। जो बंध कौन सा बंध है, धात्विक बंध। समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पर अवयवी कण मेरे क्या है, अवयवी कण है मेरे यहाँ पे धातु और इलेक्ट्रॉन। अवयवी कण है धातु एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बल की हम बात करें, आकर्षण बल, तो यहाँ पर इन मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस कर्नेल के मध्य में जो बंध बन रहा है, वो बन रहा है धात्विक बंध। कौन सा बंध बन रहा है, धात्विक बंध बन रहा है, ठीक है। कौन सा बंध बना, धात्विक। अब देखो, धात्विक बंध है तो अब इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे। धातु जो होते हैं बच्चों, धातुओं के अगर हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। जैसे कि लोहा, उसको पिघलाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से गलनांक और क्वथनांक कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं, हम कह सकते हैं उच्चतम होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, चालकता की। चालकता क्या होगी, यानी कि विद्युत का प्रवाह होगा या नहीं होगा। सोचिए, आप खुद सोचिए कि विद्युत का प्रवाह होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसा चीज कुछ अलग दिखाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि चालकता किस वजह से होती है, चालकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ऐसा ही होता है, चालकता होती है किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे हैं यहाँ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक नहीं बल्कि यहाँ तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो चालकता भी कैसी होगी, अधिकतम चालकता प्रदर्शित होगी। तो चालकता कैसी होगी, विद्युत के सुचालक होंगे। धातु होते कि नहीं होते सुचालक, पहले बताओ। होता है ना, होते हैं। लोहा विद्युत का सुचालक होता है। हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है किसकी है, कॉपर। कॉपर क्या है, धातु। सिल्वर क्या है, धातु, वो भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो इस तरह से जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उनमें धारा का प्रवाहन होता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि आयरन है, अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, ये सब इसके उदाहरण है हमारे। ये सब हमारे उदाहरण है धात्विक ठोस के, ठीक है बच्चों। चलिए अब पढ़ते हैं अगला प्रकार। ये तो हमने समझा किसके, धात्विक ठोस के बारे में। अगला हमारा प्रकार है क्या, बंधुता के आधार पर अगला हमारा प्रकार है सहसंयोजी ठोस, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सहसंयोजी ठोस की, या सहसंयोजक ठोस में क्या होता है। सहसंयोजक ठोस में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि सभी कण आपस में जुड़ करके बंध बना रहे हैं। दिख रहा है, सारे कण आपस में जुड़ रहे हैं, देखो, है ना, जुड़ कर, जैसे एक फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल की तरह
सारे के सारे कण आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब ये किस प्रकार से बनाते हैं, देखो इसमें हम उदाहरण लेते हैं सबसे अच्छा कार्बन। कार्बन जो होता है उसमें सहसंयोजी गुण सब बहुत अच्छे से पाया जाता है। कार्बन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो सहसंयोजक ठोस में क्या करता है, एक कार्बन दूसरे के साथ में मिलकर के इस तरह से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अवयवी कण कहाँ होंगे हमारे। अब यहाँ पर कार्बन क्या है, हमारा एक परमाणु है, परमाणु। तो यहाँ पर मेरे अवयवी कण क्या हुए, यहाँ पे मेरे अवयवी कण हुए कौन से, परमाणु। ठीक है, ये मेरे अवयवी कण हुए परमाणु। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, हीरा। हीरा में क्या बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध, यानी कि इनमें सहसंयोजक प्रकार का बंध बनाते हैं ये। और यह कौन सा बंध हो गया, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध इनके मध्य में बन रहा है। तो क्यों, देखो ये जो है वो कार्बन जो है उसकी चारों तरफ से, यानी कार्बन की 4 होती है वैलेंसी, तो चारों तरफ से दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है आराम से। तो ये क्या कर रहा है, एक सहसंयोजी बंध बना रहा है। इनके मध्य में कोई भी मुक्त नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक प्रबल बंध बना रहा है, दैट इज सहसंयोजी बंध। अब इसका गलनांक और कथनांक कैसा होगा बच्चों, तो अगर हम सहसंयोजक ठोस की बात करें तो इनका भी गलनांक और कथनांक जो होता है वो उच्च होता है, नहीं ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रबल आकर्षण बंध है ना, इनके मध्य में जो बंध बन रहा है वो बंध कैसा है, प्रबल है। तो प्रबल बंध को तोड़ने में समय तो लगेगा जब हम उसको गर्म करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो बंध है ये सहसंयोजी बंध है। कैसा बंध है, प्रबल है, बहुत अच्छे बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो इसका जो गलनांक और कथनांक है वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, चालकता की। अब चालकता की अगर हम बात करें तो क्या चालकता प्रदर्शित करेंगे क्या, ये सोचिए थोड़ा सा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण ये है कि ये सब एक दूसरे से बंधे हुए, कोई भी मुक्त आयन या कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई भी यहाँ पर मुक्त नहीं है, सब आपस में बंध करके एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए चालकता नहीं होंगे, इनके विद्युत रोधी होंगे। कैसे होंगे, विद्युत रोधी, चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें हमारे पास में एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, अपवाद है हमारा, अपवाद है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो हमारा क्या है, अपवाद है, यानी कि उसमें चालकता होती है, वह चालकता प्रदर्शित करता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, 3 कार्बन के साथ बंध बनाता है और चौथे के साथ में लेयर के लेयर फॉर्म करता है, परत बनाता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है, जो ग्रेफाइट होगा वो अपवाद है, वो चालकता प्रदर्शित करता है, जबकि नहीं करनी चाहिए। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। हमारे पास में सहसंयोजी बंध के उदाहरण कौन कौन से हैं, हीरा, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये सब हमारे उदाहरण हैं सहसंयोजी बंध के। अगला हमारा आता है, नेक्स्ट है आणविक ठोस, यानी बंधता के आधार पर हम जो अगला ठोस पढ़ेंगे वो अगला ठोस है हमारा आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस नाम से ही पता चलता है। देखो कोई भी जो टर्म होती है ना, आधा तो आंसर मतलब हम उसको समझना अगर चाहें तो सबसे इजी होता है कि वो जो टर्म लिखी हुई है ना उसी में ही उसका सार छुपा रहता है। जैसे कि आणविक तो मतलब अणुओं से संबंधित सारी व्याख्या इसमें होगी। ठीक है, देखिए अब आणविक ठोस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे अवयवी कण क्या है, ये जो कण दिख रहे हैं ये अवयवी कण है मेरे यहाँ पर अणु। क्या है बच्चों, अणु। अणु जो है वो मेरे अवयवी कण है। अब इसमें आकर्षण बल किस प्रकार का है, देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना आपको, व्हाइट कलर की और एक ऑरेंज कलर में है ना, 2 अलग अलग तरीके से। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको अलग कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाएगा, समझ में भी आएगा।
देखिए ये मान लीजिए ये है मेरी यहाँ पर, ये तो है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, अब हम देखो अब जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बंध बना रही है दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये इसके साथ में बना रही है बंध, ये ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन, यानी कि ये एक जो अणु है, अणु हमने क्या ले लिया है यहाँ पे H2O, क्या ले लिया है ये H2O, ठीक है। तो H2O में एक H2O का ऑक्सीजन दूसरे H2O के हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ऑक्सीजन दूसरे वाले अणु के हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, तो यह हमारा एक दुर्बल प्रकार का वॉन्डर वॉल बंध है। कौन सा बल है यहाँ पे, ये वॉन्डर वॉल बंध है। तो यहाँ पे जो बंध बन रहा है बच्चों वो कौन सा है, दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जो भी ये वीक प्रकार का जो बंध होता है इसको हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। तो ये है हमारा, यानी वॉन्डर वॉल बंध में कौन सा बना रहा है, हाइड्रोजन बंध। तो ये कौन से बल द्वारा बंधे हुए हैं, वॉन्डर वॉल बल, वॉन्डर वॉल बल बंध बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे इसके। अब वॉन्डर वॉल है तो कैसा प्रकृति का है, कमजोर प्रकृति का है, जरा सा भी अगर हम इसको हीट करेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। तो कैसे होंगे गलनांक और क्वथनांक, कम होंगे, निम्न होंगे। कैसे होंगे, कम होंगे या निम्न होंगे, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक आणविक ठोसों का कैसा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो वॉन्डर वॉल बंध बन रहा है ये बहुत कमजोर प्रकृति का बंध है, गर्म करने पर या हीट करने पर ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी चालकता की। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नजर आ रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब इसमें चालकता भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, ठीक है। चलिए अब उदाहरण अगर हम इसका देखें तो हमारे यहाँ क्या उदाहरण है, H2O और CO2, ठीक है। ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं, आणविक ठोस के, ठीक है बच्चों। तो आणविक ठोस जिसमें अणु मिलकर के और बंध बनाते हैं, कौन सा बंध बन रहा है, वॉन्डर वॉल, जो कि एक दुर्बल बंध है, बहुत ही कैसा बंध है, दुर्बल है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, बहुत कम होंगे, और चालकता में कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में अगला हमारा आता है क्या, आणविक ठोस जो हमने पढ़े इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, क्या हैं वो देखते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन मंडित आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के आणविक ठोस हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार के आणविक ठोस हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन मंडित। ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब हम इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा वाला है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। अब देखो क्या मतलब होता है बच्चों अध्रुवीय आणविक ठोस से। अध्रुवीय आणविक ठोस में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का द्विध्रुव जनरेट नहीं होता। अब क्या है ये कहानी पूरी, देखो क्लोरीन, यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत ऋणता की, है ना। देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिसमें विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, बात करते हैं हम हैलोजेंस की। हैलोजेंस में हम लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी पाई जाती है, फ्लोरीन की, है ना।
विद्युत ऋणता से तात्पर्य क्या होता है? विद्युत ऋणता से तात्पर्य होता है जैसे कि ये बंध बना हुआ है। अब मान लीजिए फ्लोरीन ने बंध बनाया, फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाया, ठीक है। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है कि ये जो बंध बनाए, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये इनको अपनी तरफ खींच लेगा इधर। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि विद्युत ऋणता। यहाँ पे विद्युत ऋणता जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश जनरेट हो गए, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव जनरेट होना। द्विध्रुव हो गया, यहाँ पे दो ध्रुव बन गए हैं, प्लस और माइनस, तो क्या हो गया? द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं, यानी कि ये हमारे हैं ध्रुवीय अणु है। कौन से अणु हो गए? ये है हमारे ध्रुवीय अणु। लेकिन मैं बात करती हूँ जब क्लोरीन की, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता भी 3.0 है, ठीक है, 3.0, यानी कि यहाँ पर किसी की भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, क्लोरीन है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस जनरेट नहीं होगा, कहीं भी आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश नहीं आएगा। तो ये किस प्रकार के हैं? ये अध्रुवीय अणु है। ये कौन से अणु है? अध्रुवीय अणु है। कौन से अणु है? अध्रुवीय अणु, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से किसी भी प्रकार का आंशिक धनावेश या ऋणावेश जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये अणु होते हैं अध्रुवीय अणु, जहाँ पर इनकी विद्युत ऋणता जो है वो समान है, ठीक है। तो ये बंध जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये कौन से वाले आ गए? यहाँ पे मेरे आणविक कोण है अध्रुवीय अणु। कौन से है? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, ठीक है। और यहाँ पे लगने वाला बल कौन सा होता है? यहाँ पे लगने वाला बल जो होता है बच्चों, वो होता है वीक वॉन डेर वाल बल, जिसको बोलते हैं लंदन बल। लंदन बल काम करता है यहाँ पे। क्या काम करेगा? लंदन बल, यानी बहुत ही कमजोर प्रकार का बल यहाँ काम कर रहा है, वॉन डेर वाल बल, जिसको बोलते हैं लंदन बल। अच्छा, एक चीज और होती है इनमें, क्या होता है कि किसी भी तंत्र में बहुत सारे, मान लो क्लोरीन के अणु हैं, है ना, तो बहुत सारे क्लोरीन के जो ये अणु हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? जैसे Cl2, जब इनको हम ऐसे करेंगे, यानी कि इनमें टकराव उत्पन्न होगा। जब क्या होगा कि बहुत सारे जो क्लोरीन के अणु है आपस में टकराएंगे, है ना। किसी भी तंत्र में जब ये क्लोरीन अणु बहुत सारे आपस में टकराएंगे, तब उस केस में क्या होता है? क्षणिक द्विध्रुव, थोड़े समय के लिए इनमें प्लस और माइनस यानी धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो इसलिए आ जाता है कि जब ये कण आपस में टकराते हैं तो धनावेश जो होता है वो पूरा एक साइड में आ जाएगा और ऋणावेश एक तरफ चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कण है उसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या होता है कि उसकी व्यवस्था ऐसे थी कि नाभिक में हमारे क्या होता है? प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नाभिक में धनावेश होता है ना, और उसके चारों तरफ ऋणावेश होता है। अब जब हम इसको इस तरह से मिक्स करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कण जब आपस में टकराएंगे तो कुछ समय के लिए धनावेश एक साइड में हो जाएगा और ऋणावेश एक तरफ चला जाएगा। तो कुछ समय के लिए क्षणिक आघूर्ण, क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण वहां पे उत्पन्न हो जाता है, या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम अध्रुवीय की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर ये जो बल काम करता है इस तरह से उसको बोला जाता है लंदन बल। कौन सा काम कर रहा है? लंदन बल। और लंदन बल क्या है? वॉन डेर वाल है। वॉन डेर वाल प्रकार का बंध है जो कि बहुत ही कमजोर प्रकृति का होता है, ठीक है। क्वथनांक और गलनांक की अगर बात करें तो क्वथनांक और गलनांक कैसे होंगे बच्चों? निम्न होंगे, कम होंगे। लेकिन बिल्कुल ही इसके कम होंगे। इसके अगर हम बात करें तो बहुत ही कम होगा। लेकिन हम आगे के जो पढ़ेंगे ना उनमें और इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप गलनांक और क्वथनांक का।
तो यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक कैसे हैं? कम है, निम्न है। बल यहाँ पे लंदन बल। अब चालकता यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या? यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये विद्युत रोधी होंगे, इनमें कोई भी चालकता प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये हुए हैं विद्युत रोधी। ठीक है बच्चों, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा किसमें होगा? ऐसा होगा Cl2, Br2। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है हमारे किसके? अध्रुवीय आणविक ठोस के, यानी कि जो अणु है वो है हमारे अध्रुवीय अणु, और अध्रुवीय अणु में विद्युत ऋणता जो है वो इनकी समान है, कोई अंतर नहीं है, तो कोई प्लस माइनस जनरेट नहीं होता। लेकिन इनमें क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हो सकता है। उस केस में वहां पे बल जो काम कर रहा है इनके मध्य में वो है हमारा लंदन बल, और गलनांक और क्वथनांक इनके कैसे होंगे? कम होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस की। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? ऐसा कि अणु कौन से बन रहे हैं? मेरे ध्रुवीय बन रहे हैं। कौन से हैं? ध्रुवीय। कैसे? देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता मेरी कितनी है? 2.1। ठीक है, और क्लोरीन की है 3.0। तो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। वही विद्युत ऋणता का मतलब यही है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। बंध के इलेक्ट्रॉन, ये जो बंध है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और उस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? इसे मेरे द्विध्रुव बन गए, ध्रुव बन गए, दो प्लस और माइनस। ठीक है, तो ध्रुव जनरेट हो गए हैं यहाँ पर। तो मेरे अवयवी कण कौन से हुए? यहाँ पे मेरे अवयवी कण हुए ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु। ठीक है, अब इनके मध्य लगने वाला बल यहाँ पे कौन सा है? जब यहाँ पे मेरे पास में ये क्या बन गए? द्विध्रुव, दो ध्रुव जनरेट हो गए, द्विध्रुव है ना। तो द्विध्रुव बन गया यहाँ पे, तो द्विध्रुव बल। कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लग रहा है द्विध्रुव बल। यहाँ पे द्विध्रुव बल यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक की। तो यह जो बल है इनके मध्य लगने वाला, यह जो बल है ये कमजोर बल है, तो इसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे? निम्न होंगे, यानी कि कम होंगे। गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे? कम। क्यों? क्योंकि यह जो बल लग रहा है ये कमजोर प्रकृति वाला बल यहाँ पर है। अब बात करें अगर चालकता की, तो यहाँ पर कोई भी मुझे मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन या अलग से आयन नजर नहीं आ रहे हैं, सब बंद बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर चालकता मेरी क्या होगी? विद्युत रोधी, कुचालक होंगे, विद्युत रोधी होंगे या कुचालक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है इसके उदाहरण की। तो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं HCl, है ना, HF, ये सब मेरे उदाहरण हैं किसके बच्चों? ये सब उदाहरण हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आणविक ठोस के प्रकार में। अब हम पढ़ेंगे कौन सा वाला? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नाम से ही पढ़िए और जानिए। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस यानी कि जो बंध बना रहे हैं वो क्या है? कौन से अणु है? हाइड्रोजन बंधित अणु है। कौन से अणु है? हाइड्रोजन बंधित। तो अवयवी कण मेरे क्या हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन बंधित। ठीक है, अब देखो आकर्षण बल कौन सा काम कर रहा है। यहाँ पे देखो एक H2O का, ये एक H2O है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो एक H2O का ऑक्सीजन दूसरे H2O के हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाता है यह कहलाता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बन रहा है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंध बन रहा है वो मेरा है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो कब बनता है हाइड्रोजन बंध? जब हाइड्रोजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व या
एटम के साथ में मिलकर के और जो बंध बनाता है, यानी कि देखो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की कम है, तो जब ये हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, है ना, जो बंध बनाएगा वो बंध होंगे हमारे हाइड्रोजन बंध। तो यह बंध जो बनता है, ये बनता है विद्युत ऋणी तत्व या विद्युत ऋणी परमाणु तथा हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला बंध हमारा हाइड्रोजन बंध होता है, वैन डर वाल्स बंध है। तो ये एक दुर्बल प्रकार का है। तो यहाँ पर बनने वाला, लगने वाला जो बल है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे मेरा बन रहा है बच्चों हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब हाइड्रोजन बंध दुर्बल प्रकार के हैं, तो गलनांक क्वथनांक भी कैसे होंगे? निम्न होंगे। अब देखो हमने तीनों में ही आणविक ठोसों में पढ़े कि सबके हमारे जो है वो गलनांक और क्वथनांक कम है, लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना हो तीनों के बीच में तो हम कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन करने के लिए बच्चों जो हमने सबसे पहले वाला पढ़ा, इनकी अध्रुवीय का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस का, और उससे थोड़ा ज्यादा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का, ठीक है। तो इस सीरीज में जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी सीरीज में आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे सबसे यहाँ पे निम्न तो है, लेकिन ध्रुवीय और अध्रुवीय से ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक कम तो है, लेकिन बाकी दो से ज्यादा रहेगा। चालकता कैसी होगी? कोई भी यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या होंगे? कुचालक या विद्युत रोधी या फिर कुचालक, ठीक है। उदाहरण अगर हम इसका देखें, हाइड्रोजन बंध कौन कौन बनाता है? देखो H2 वाटर, अमोनिया, NH3, ठीक है। तो यह हमारे उदाहरण है किसके? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के, ठीक है बच्चों। तो यह सारे हमारे प्रकार थे अलग अलग तरह से जो हमने देखे। क्या हमने किया? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, और क्रिस्टलीय ठोस हमने देखे अलग अलग प्रकार से, और उसमें हमने आणविक ठोसों के प्रकार भी जाने। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न जिससे हमने जो भी पढ़ा है वो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और हमें समझ में आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न बच्चों। सबसे पहला है, कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है? ठीक है, अब दुर्बल अंतरा आणविक बल बर्फ, फास्फोरस या फिर नैफ्थलीन या फिर हमारा है उदाहरण सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। अब देखो दुर्बल अंतरा आणविक बल यानी कि जो बल बन रहा है, उनके बीच में जो बंध बना रहे हैं उसमें जो लगने वाला बल है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए दुर्बल। अब अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले यहाँ नीचे से चलते हैं सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या है मेरा? NaF, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड की बात की जाए NaF की तो Na पर प्लस और फ्लोरीन पर माइनस, तब यानी कि ये मेरा एक आयनिक बंध है, आयनिक ठोस है। ये मेरा कौन सा ठोस हो गया? आयनिक ठोस हो गया। और आयनिक ठोस में मुझे पता है कि यहाँ पर प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, तो यहाँ पर तो दुर्बल की तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन और फास्फोरस की अगर बात करें, देखो नैफ्थलीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये नैफ्थलीन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो नैफ्थलीन की ऐसे ये बेंजीन रिंग और फिर एक दूसरी रिंग, ये इस तरह से ये मेरी नैफ्थलीन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब ये मिलकर के बनाते हैं सहसंयोजी बंध। कौन सा बना रहा है? सहसंयोजी प्रकार का ठोस है, तो यहाँ पर भी दुर्बल अंतराण्विक बल नहीं होगा, ठीक है। फास्फोरस है तो फास्फोरस भी P4, फास्फोरस भी इस तरह से P इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यह भी मेरा जो है वो दुर्बल नहीं होता। अब क्या बचता है मेरे पास में? बर्फ। तो बर्फ की अगर हम बात करें बच्चों, तो बर्फ जो होता है इसका गलनांक कम होता है, गलनांक निम्न होता है ना, निम्न होता है। थोड़ा सा ताप देते ही यह पिघलना शुरू कर देती है, इसका मतलब इसमें दुर्बल अंतरा आणविक बल उपस्थित है, ठीक है। तो बर्फ को जब गर्म करते हैं तो फटाफट से बर्फ जो है वो क्या करने लगती है?
द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देती हैं। 0 डिग्री जिसको बोलते हैं अपन ताप, वो गलनांक होता है बर्फ का। तो यहाँ पर इसका गलनांक एकदम बहुत कम है, निम्न है, इसका मतलब इसमें दुर्बल अंतरा आणविक बल उपस्थित है। ठीक है, तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? बर्फ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, निम्न ठोसों में से उच्चतम गलनांक कौन प्रदर्शित करता है? सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, छद्म ठोस या आणविक ठोस? तो देखो, आणविक ठोस और छद्म ठोस, इन सभी में या सहसंयोजी ठोस और आयनिक ठोसों में अगर हम बात करें बच्चों, तो जब हम आयनिक ठोस की बात करते हैं, आयनिक ठोस के मध्य क्या उपस्थित है? यहाँ पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण प्रेजेंट होता है, आकर्षण उपस्थित रहता है। ठीक है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध की वजह से ये आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छा प्रबल बंध बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि इन ठोसों में गलनांक भी कैसा होगा? बहुत ज्यादा हाई, उच्चतम, जैसे NaCl 801 डिग्री पर गलना शुरू करना। तो इस तरह से जो आयनिक ठोस होते हैं उनके मध्य में ये बल पाया जाता है। इनके मध्य में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आयंस जो है वो मूव कर सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और आयंस जो है वो भी जो है वो धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इस बल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर तो गलनांक सबसे ज्यादा हमारा किसमें होगा? गलनांक हमारा सबसे ज्यादा होगा आयनिक ठोसों में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होगा? आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक तथा आणविक। अब हमको पता है कि विद्युत का चालन वही होगा जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयन जो है वो फ्री हो मूव करने के लिए, गति करने के लिए, है ना। अब आयनिक ठोसों में तो प्रबल बंध बन रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सहसंयोजी में भी प्रबल बंध बनता है तो यहाँ भी मेरे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं धात्विक की बात करूं तो धात्विक मेरे जो सोडियम है या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है या सोडियम है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इन पर आवेश आता है जो कि हमने देखा। तो ये क्या दे रहे हैं? ये मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मुक्त, ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यह क्या करेगा? विद्युत का चालन या ऊष्मा का चालन करेगा, क्योंकि विद्युत और ऊष्मा का चालन के लिए हमें क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? धात्विक ठोस में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? धात्विक ठोस। ठीक है, बाकी इसमें चाहे हम आणविक में, सहसंयोजी, आयनिक में, किसी में भी हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है क्योंकि ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होता, या फिर ठोस NaCl सहसंयोजक है, या ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है, या ठोस NaCl में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो, ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होता, इस वजह से ठोस NaCl में आयन नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, उसमें तो आयन ही आयन है। Na+Cl- धनायन ऋणायन ही तो बनाता है, तो ये तो कारण नहीं है इसका। दूसरा, ठोस NaCl सहसंयोजक है? नहीं, ये तो आयनिक प्रकार का ठोस है ना। तो ठोस NaCl कौन सा बंध बनाता है? आयनिक बंध, तो आयनिक ठोस है। अब ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है, यह सही है, बिल्कुल सही उत्तर यही है, क्योंकि हमने देखा कि ठोस NaCl में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से ये आपस में प्रबल बंध से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको द्रव में परिवर्तित कर दें या इनको जल में, जैसे नमक को हमने घोल दिया, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन क्यों हुआ वहां पे प्रवाह? क्योंकि जो आयंस थे वो गति करने लग जाते हैं, लेकिन जब तक वो ठोस अवस्था में थे उस बल की वजह से वो गति नहीं कर पाते हैं। तो ठोस NaCl आयनों में गति नहीं होती है, इसी वजह से यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है, इसलिए विद्युत का भी चालन नहीं होगा। यह विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला हमारा प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? आयनिक बंध, वॉन डेर वाल बंध, या धात्विक बंध, या फिर सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर
ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? आयनिक, वैन वाल, धात्विक या सहसंयोजी बंध। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु दूसरे 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बंध बनाते हैं और एक कार्बन जो है वो परत बनाता है, ठीक है, परत बनाता है, परत का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यह इस तरह से जब कार्बन कार्बन से जुड़ करके जो बंध बनता है वो हमने पढ़ा है। वो कौन सा बंध है? वो सहसंयोजी बंध है। कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध, यानी कि कार्बन का कार्बन के साथ बनने वाला बंध है सहसंयोजी बंध। तो वही बंध कौन बनाता है? हमारा ग्रेफाइट बनाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में ये सारे नहीं होते, वैन वाल भी नहीं है, धात्विक भी नहीं है और आयनिक भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यह सारी बातें हमारी किसके बारे में थी? ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। तो आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया है, और आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन।